नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, हम कर रहे हैं सीटेट के पेपर 2 की यानी कि एसएसटी पेपर 2 को हम करने वाले हैं। यानी इसके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट को हम करने वाले हैं। ठीक है, यानी आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारा देश भारत और भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में हम एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एकदम आपके एनसीईआरटी की बुक से कलेक्ट किया गया है। ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में एक से एक क्वेश्चन रखा गया है, यानी कि हर एक जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि जैसे सीटेट का जो पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम के जो क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, तो उस टाइप से हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हर एक क्वेश्चन को जरूर देखना, स्किप नहीं करना। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हाँ, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए तो वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलना है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने 3 सेट को और करा दिया ऑलरेडी, तो उसको भी जाके जरूर देख लेंगे, प्लेलिस्ट से जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेंगे। ठीक है, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके एग्जाम तक मैं आपको इतना प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, आप इतने नोट्स दे दूंगा आपको कि एग्जाम में आप अच्छा इसको कर पाएंगे। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पूरी ईमानदारी से, और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो स्थल रूप हैं, ये क्या है, लगभग दो प्रक्रियाओं के कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, प्रथम जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रक्रिया के कारण, और दूसरा होता है बाह्य प्रक्रिया के कारण। तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण आपने देखा कि बहुत से स्थानों पर जो पृथ्वी की सतह होती है, कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धस जाती है। ठीक है, और दूसरी बाह्य प्रक्रिया के कारण लगातार भी क्या होता है कि बनने या टूटने की प्रक्रिया से भी क्या है, स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन एक का जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है सत्य हैं, आपको बताना है। ठीक है, ये जो 2 कथन दिया गया है, इन दोनों में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि पृथ्वी की सतह की टूटकर घिस जाने को क्या अपरदन कहते थे। बिल्कुल सत्य, आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह टूटकर जब घिस जाती है तो उसे हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बिल्कुल सही है कि पृथ्वी की जो नई सतह के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको निक्षेपण कहते हैं। क्यों ये प्रक्रिया क्यों होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ज़मीन है या मिट्टी है, अब यहाँ से क्या अपरदन के कारण क्या होता है कि वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो ये 2 तरह की प्रक्रियाओं के कारण होता है, एक जल के द्वारा बहकर मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, दूसरा वायु की द्वारा, हवा की द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया होती है इसको ही निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जहाँ पर इकट्ठा होती है मिट्टी, उसे अपरदन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्यारे दोस्तों, एक बार देखेंगे कन्फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर कि जो अपरदन होता है, जहाँ से मिट्टी बहती है उसे अपरदन बोलते हैं, और जहाँ पर इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे, यानी मिट्टी जहाँ से जहाँ पर स्टोर रही है उसे कहते हैं निक्षेपण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और 2, यानी कि 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विश्व के सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे पुराना वलित पर्वत श्रृंखला कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि, तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे क्या है, पुरानी अरावली श्रृंखला है। ठीक है, तो ये विश्व की क्या है, सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की क्या सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, और अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला क्या घिस गई है। ठीक है, और इसी के साथ आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के जो अपलेशियन तथा रूस के जो यूराल पर्वत है, ठीक है, ये गोलाकार दिखाई देते हैं, और इनकी ऊंचाई जो है काफ़ी कम है। ये बहुत पुराने हैं वलित पर्वत हैं, लेकिन भारत का हिमालय जो पर्वत है, वलित पर्वत जो है, ये नया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 4 को आप, ठीक है। क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पर है कि जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है उन्हें हिमानी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं कि भाई पर्वतों में बहुत सारे क्या है बर्फ़ की नदियाँ हैं, यानी जिस जो जमी रहती है बर्फ़ उसे हम हिमानी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सेकंड कह रहा कि पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अभी आपने किसी भी पर्वत को देखते हैं तो कहते हैं ये पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है। तो एक व्यवस्थित क्रम में जो पर्वत लगे रहते हैं उनको क्या हम श्रृंखला का नाम दे देते हैं। तो यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या करा यहाँ पर, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ होती है और जिनका जो है शिखर यानी कि ऊपर कुछ भाग है वो क्या है पतला होता है, जिससे शंक्वाकार के आकार का, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप जानेंगे, ठीक है। यानी जिन पर्वतों की जो सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्पस जो पर्वत हैं इसके कुछ उदाहरण है, ठीक है। हिमालय और आल्पस अगर आपसे पूछा जाएगा तो जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा यहाँ पर देखेंगे कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। यानी कि ये जो पर्वत दिया गया है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है यूराल पर्वत दिया गया है, ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वत दिया गया है, वासजेस पर्वत है, ब्रह्मोत्सव पर्वत दिया गया है, माउंट किलिमंजारो दिया है, ज्वालामुखी पर्वत दिया है, फ्यूजियामा पर्वत दिया है, ये वलित पर्वत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे यूराल पर्वत, तो यूराल पर्वत क्या है यहाँ पर, ये आपके क्या है ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ठीक है। ये आपकी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। यूराल जो आपका कौन सा पर्वत है, ये वलित पर्वत है, ठीक है। तो यूराल आपका क्या है वलित पर्वत हो जाएगा। और जो वासवेज पर्वत है ये ब्रह्मोत्सव पर्वत है, ये बिल्कुल सत्य है। माउंट किलिमंजारो जो पर्वत है ये ज्वालामुखी पर्वत है। और फ्यूजियामा जो पर्वत है ये आपका वलित पर्वत नहीं है, ये आपका क्या है ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो फ्यूजियामा भी आपका क्या है ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा पर्वत जो है ये कहाँ पर है। तो अफ्रीका में जो है माउंट किलिमंजारो तथा जापान में क्या है फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के एक उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पर यूराल पर्वत जो है हिमालय पर्वत है, ये वलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, ठीक है। 7 क्या करा यहाँ पर ध्यान देंगे कि मनाकी पर्वत जो है किस महासागर में अवस्थित है, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा कि मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। तो आंसर के पहले आप भी बताइए, लास्ट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट करके रख लेना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। इससे आपकी क्या तैयारी पता लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 7 का है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। यानी कि जो मनाकी जो पर्वत है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। जो मनाकी जो पर्वत है एक क्या हवाई द्वीप सा है, ठीक है। यानी कि ये सागर की सतह के नीचे स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग कितनी है, इसकी ऊंचाई जो लगभग कितनी है यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो इसकी जब ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो 10,205 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। यानी कि एवरेस्ट शिखर से भी ये इसकी अधिक ऊंचाई है, ठीक है, किसकी मनाकी पर्वत की। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। बस प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ठीक है। और हाँ, जितने जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो आपको ये PDF सारी मिल जाएगी, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार वो कौन सा, आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि भाई विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार कौन सा है, तो इसे तिब्बत का पठार बोलते हैं, ठीक है। तिब्बत का पठार है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि भाई तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई क्या है समुद्र तल से अगर देखेंगे आप तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है 4,000 से 6,000 मीटर के तक है, ठीक है। कितनी है 4,000 से लेकर 6,000 मीटर तक इसकी क्या है ऊंचाई है, ठीक है। और ये पठार क्या है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार आप जानते हैं कि ऊपर जो इसका भाग होता है वो मेज की तरह समतल होता है, ठीक है। इसके जो आसपास के जो क्षेत्र है अधिक क्या ऊपर उठा हुआ है।
और पठारों की जो ऊंचाई होती है प्रायः कुछ सौ मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक की हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी क्या है, नए तथा पुराने हो सकते हैं। भारत में जो दक्कन का जो पठार है पुराने पठारों में से आता है, यानी कि जो जो दक्कन का पठार है ये भारत में क्या है, पुराने पठारों में से आता है। ठीक है, तो ये भी जानेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर। ठीक है, और 9 क्या कह रहा है इसको आप देखेंगे। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नीचे दिए गए जलप्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात को पहचानिए, यानी कि जो पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात है इनको आपको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं आपको बताना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखेंगे आप, यानी आपको बताना है कि इन जलप्रपातों में से कौन से ऐसे जलप्रपात हैं जो पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जो हुंडरू जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है। तो हुंडरू जो जलप्रपात है ये आपके कहाँ पर है, छोटा नागपुर के पठार में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, छोटा नागपुर के पठार में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है ये आपके हुंडरू जलप्रपात। और यहाँ पर जब बात करते हैं जोग जलप्रपात की, ठीक है, तो जोग जलप्रपात जो आपके कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित आपके ये है। ठीक है, तो ये आपके कर्नाटक में शरावती नदी पर। ठीक है, तो ये जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। और इसी के बात करते हैं कि शिव समुद्रम आपका कहाँ पर है। तो शिव समुद्रम भी आपके जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है, कावेरी नदी पर स्थित है। और यहाँ पर जो धुआंधार जलप्रपात की बात करते हैं ये आपके क्या है, मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो इसको भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ये पठारी क्षेत्रों की जलप्रपात हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि मैदानी, ठीक है, यहाँ पर मैदानों कर लीजिए, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करना है, चलिए देखते हैं कि अधिकांश मैदान जो है मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने। ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे मैदानों का जो निर्माण है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये आपका कथन पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि पूरे विश्व में जो मैदानी जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र में क्या बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, सभी लोग क्या है मैदानी क्षेत्रों में ही रहना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपसे कि यांगसी नदी कहाँ बहती है। ठीक है, यांगसी नदी कहाँ पर बहती है, तो ये आपको बताना है। यांगसी नदी आप सभी जानते हैं कि कहाँ पर बहती है, चीन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से हमारा क्या दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, हमारा देश भारत। ठीक है, तो भारत के बारे में आपने बहुत पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। यानी जैसे ये नीचे का भारत का जो मैप आप देखते हैं, तो ये पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर की तरफ जब जाते हैं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत जहाँ से ये शुरू हो रहा है तो वहाँ का मान कितने हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है। और कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक है, तो ये आपका कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, तो ये आपका है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या कहा गया है यहाँ पर कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है, यानी कितना आपको बताना है। अभी हमने भारत का मैप यहाँ पर जब देखा था तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो अक्षांश देशांतर विस्तार है वो कितना है। तो आप सभी जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, इधर आप 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 क्या है पूर्व तक है। ठीक है,
तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है यहाँ पर कि कर्क रेखा यानी कि जो 23.5 डिग्री उत्तर में है किन राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि जब ग्लोब आप देखते हैं यहाँ पर ग्लोब कुछ इस टाइप से जब होता है तो ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है जो दो भागों में बांटती है, ये भूमध्य रेखा हो गई। इसके उत्तर में एक काल्पनिक रेखा है या दक्षिण में भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया कर्क रेखा हो गया, ठीक है। कर्क रेखा का मान कितना होता है 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत क्या है, एक मकर रेखा होती है, ठीक है। इसका मान कितना होता है, इसका भी मान कितना होता है 23.5 डिग्री। बस ये क्या है उत्तर में होता है, ये दक्षिण में, ये बल्कि आपके ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी ध्यान रखेंगे। अब भारत हमारा कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है भारत की कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। उन राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहले आपका आता है यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगर एक देश की बात की जाए तो नेपाल बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लोग इतने कंजूस हैं कि लाइक नहीं करते हैं, यानी कि इस वीडियो से आपकी अगर हेल्प होती है तो एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे तो पीडीएफ आपको मिलेगी और लास्ट के वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ है जुड़ी है। अब देखिए भारत की जो स्थल सीमा जो है ये कितने कितने देशों के साथ जुड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखेंगे भारत की जो स्थल सीमा है वह 7 देशों के साथ, भारत की जो स्थल सीमा है ये 7 देशों के साथ लगी है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वह 7 देश कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देखेंगे। बहुत सारे लोग क्या है इसके ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो 7 देश आपको नोट कर लेना है कौन कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे। पहले नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चीन आपका मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो आपका नेपाल हो गया यहाँ पर, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जब देखेंगे आपको तो यहाँ पर भूटान हो गया। और चौथे नंबर पे देखेंगे म्यांमार, यानी कि म्यांमार का पहला नाम था वर्मा था। राइटिंग पे मत जाइएगा, बस समझिएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका म्यांमार हो गया। अब 5वें नंबर पे पाकिस्तान हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान हो गया। फिर आपका बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद थोड़ा सा पाकिस्तान को सही कर लेंगे, पान हो गया है, ठीक है। पाकिस्तान और ये आपका बांग्लादेश हो गया। और लास्ट में देखेंगे अफ़गानिस्तान। तो थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है। तो आपका देखो 7 आपके हो गए यहाँ पर, ठीक है। चीन हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये आपके क्या है 7 देश हो गए। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, ठीक है। अब हम तो प्यारे दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पर कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो कौन कौन से 3 तरफ से घिरा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो यहाँ पर सिक्किम भी है, ठीक है। यानी कि सिक्किम भी आपका है, यहाँ पर त्रिपुरा भी है। क्योंकि देखिए सिक्किम जैसे यहाँ पर है तो आप देखते हैं कि एक तरफ से आपके नेपाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर से चीन से जुड़ा हुआ है, और इधर एक तरफ से क्या है भूटान से। यानी कि जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है आपके है, कौन सा हो गया, सिक्किम हो गया। आप फिर इधर जब त्रिपुरा को देखते हैं तो त्रिपुरा भी क्या है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे दोस्तों। 18 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भारत के कितने राज्य हैं कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। यानी कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर कम से कम कितने हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जो क्या है 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे पहले आपका जम्मू कश्मीर था जो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता था।
लेकिन अब क्या है, ये जम्मू कश्मीर की जगह पे अब हो जाएगा आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। फिर आपका उत्तराखंड हो गया जो नेपाल और चीन, सिक्किम हो गया नेपाल भूटान और चीन, अरुणाचल प्रदेश जो है आपके चीन भूटान म्यांमार से सीमा साझा करता है, असम हो गया भूटान और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल जो आपका है बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। इस तरह से आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप, अब क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक आप जरूर पढ़ लेंगे अगर सीटेट का पेपर सेकंड आपका एसएसटी है तो, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। और हाँ, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर कि विंध्य तथा विंध्य एवं सतलज श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, कि नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, विंध्य पर्वत है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अगर नर्मदा नदी है तो इसके उत्तर में कौन सा है, विंध्य पर्वत है, ठीक है। तो इसके उत्तर में आपका विंध्य पर्वत हो जाएगा। तथा दक्षिण में सतपुड़ा है, ठीक है। दक्षिण में कितना कौन सी नदी है, यानी श्रृंखला है सतपुड़ा है, ठीक है। तो नर्मदा के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अर्थात अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी क्या है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखते हैं। यहाँ पर 20 क्या कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, कि तापी, जिसका नाम ताप्ती भी है, तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, बिल्कुल सत्य, अभी हमने देखा था, ठीक है। और तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि तापी के साथ नर्मदा नदी भी क्या है, बहती है, ठीक है। तापी नर्मदा नदियाँ दो हैं जो क्या है, पूर्व से क्या पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि तापी नदी के उत्तर में क्या अजंता और सतमाला पर्वत क्या है, अवस्थित है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर केवल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपने देखा है कि अजंता एवं जो सतमाला है, ठीक है, अजंता और सतमाला जो पर्वत ये तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 21 क्या कर रहा है कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। यानी कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम था। यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो उनका जो सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे दोस्तों आप जानते हैं कि पहले क्या पड़ता है आपका यहाँ पर, सबसे बाहरी जो श्रृंखला है वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। अभी बीच वाले जो आपकी है मध्य हिमालय है जो सबसे बाहरी है, दक्षिण में जो है इसको शिवालिक कहते हैं, ठीक है। तो अब वृहद हो गया, मध्य हिमालय और शिवालिक, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखेंगे, ठीक है। 22 में क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ जो डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब डेल्टा क्या होता है, नदी जो है समुद्र में जब गिरने वाली रहती है, गिरने से पहले क्या करती है कि नदियाँ बहुत सारी मिट्टी को यहाँ पर स्टोर कर देती है। तो इस तरह से क्या डेल्टा का निर्माण हो जाता है। आपको बताना कि कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर गोदावरी नदी है, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है, सॉरी महानदी गोदावरी भी करती है, कृष्णा भी करती है, कावेरी भी करती है। तो इसमें से क्या चारों सही हो जाएगा, ठीक है, यानी उपयुक्त डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर नर्मदा और ताप्ती का नाम होता है तो आप जो नर्मदा और ताप्ती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वह क्या है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि, ठीक है, कि सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सत्य है। आप सभी जानते हैं कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा किया गया, ठीक है। और इस डेल्टा की आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि यह डेल्टा का जो निर्माण होता है वो इस टाइप से होता है, तो ये त्रिभुजाकार ही होगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है 1 और 2 सही, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि गंगा एवं नदियाँ जो विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, जिससे क्या सुंदरवन डेल्टा का
नाम दिया गया है। ठीक है, और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, आप सभी जानते हैं। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी मुहाने पर बनता है, अभी हमने आपको दिखाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत का कौन सा द्वीप है वो प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो भारत का जो द्वीप है कौन सा है, लक्षद्वीप जो आपका है ये प्रवाल द्वीप है। ठीक है, यानी कि भारत में दो द्वीप समूह है। ठीक है, भारत में क्या है, दो द्वीप समूह है। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर की तरफ आपका क्या लक्षद्वीप है। ठीक है, और जो लक्षद्वीप ये आपका अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से क्या है कुछ दूर ही इस पर स्थित है, यानी यहाँ पर केरल है आपका, इससे क्या कुछ दूर पर ही ये स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण में यानी दक्षिण पूर्व यानी इस भाग में स्थित है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, यानी कि कौन से अरबी भाषा के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, यानी कौन से अरबी भाषा के कौन से मौसम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है क्या है, मौसम होता है। क्या अर्थ होता है, अर्थ हो जाएगा मौसम। ठीक है, अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मौसम। और मौसम सभी जानते हैं कि भाई वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो है परिवर्तन होता है, और जो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में जो मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है उसे हम क्या है जलवायु का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 26 है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, यानी कि कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर मौसम की लौटते हुए वर्षा होती है, यानी कि मानसून के। ठीक है, तो यह कौन सा आपका है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, क्योंकि शीत ऋतु के समय पवन जो है स्थल भागों से क्या है लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, और यह मानसून के लौटने का समय होता है। आज जिससे क्या है भारत के दक्षिणी भाग यानी कि देखा जाए खासतौर से तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर दे रखा है 27। तो ध्यान देंगे यहाँ पर नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर आपको विचार करके बताना है। कथन क्या करा कि भाई भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य यहाँ पर है। कारण क्या करा कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर जो वर्षा है मानसूनी पवन से होता है, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि कारण एवं कथन सही है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसी स्थान की जलवायु जो है उसको जो है निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो उसकी क्या होती है, स्थान की स्थिति होती है। ठीक है, स्थान की स्थिति होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, और समुद्र तल से दूरी भी होती है, और उच्चावच भी होती है। ठीक है, तो ये उपयुक्त तो सभी है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा यानी कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा ये कहाँ होता है। तो विश्व में आप सभी जानते हैं सर्वाधिक जो वर्षा होता है कहाँ पर होता है दोस्तों, मासिनराम में होता है। जो मासिनराम कहाँ पर है, ये आपके किस राज्य में है, तो ये आपके क्या है मेघालय राज्य में है, तो इसके भी जानेंगे। ठीक है, मेघालय राज्य में ये आपके स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 30 में कहा गया कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये कहाँ पाए जाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये पृथ्वी का आपका संक्षिप्त रूप है। तो ये आपका क्या है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री पे क्या है कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है मकर रेखा है। ठीक है, ये आपका क्या है कर्क रेखा हो गया यहाँ पर, और ये आपका हो गया मकर रेखा। ठीक है, तो अब देखेंगे जो कर्क रेखा मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय यहाँ पर ये क्षेत्र होता है। तो ये यहाँ पर जो भी वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो अब यहाँ पर आपके जगह पूछ रखा है
तो यहाँ पर देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है। फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में तो ये भी बिल्कुल सत्य है। पश्चिमी घाट तो ये भी सत्य है, ठीक है। हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में ये नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि दोस्तों आप, ठीक है। चलिए चलते आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ना, क्या है कि हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि हमारा देश भारत है, भारत में किस प्रकार के अधिकांश वन पाए जाते हैं आपको ये बताना है। तो हमारे देश भारत में अधिकांश जो देखेंगे तो आप क्या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी कि पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, और इन वनों को क्या है, मानसूनी वन भी कहते हैं। आइए, कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में क्या अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी इसकी विशेषता क्या है कि सभी एक साथ क्या है पत्ती गिरा देते हैं, यानी एक समय में क्या है सभी अब क्या है पत्ते एक साथ गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे। आइए, कम घने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन 32 क्या कहा गया है, यहाँ पर है कि नीचे दिए गए कथनों में से या कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है, ठीक है। पहला है कि कटीली झाड़ियों वाली जो है वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी क्या भिन्नता आती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी सही जगह, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, क्योंकि देखो हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को अगर आपको क्या डिफाइन करना है तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और देखते हैं कि कितने लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो कम से कम जब तक सबसे पहले 100 लाइक हो जाएगा तब आपको PDF वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे लोग लाइक जरूर कर देंगे, ठीक, जिससे PDF आपको मिल सके, ठीक है। और इसी टाइप से हर एक टॉपिक की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल की, सबकी बनाई जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, यानी कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो आपको ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को, ठीक है, कौन से अक्टूबर के प्रत्येक वर्ष आपको क्या अक्टूबर के पहले सप्ताह को क्या है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। जिससे क्या है कि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए सभी लोगों के बीच में क्या है जागरूकता लाई जा सके, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को, 34 को, कि भारत में जो है जंगली जो बकरी कहाँ पाई जाती है, भारत में जो जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी जानते हैं ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यानी जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या कहा गया है यहाँ पर कि 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में जंगली जो गधे हैं का प्राकृतिक जो निवास स्थान कहाँ है आपको बताना है। तो बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता है कि जो है जंगली गधा कहाँ पर है, कच्छ के रण में। अब कच्छ के रण कहाँ पर है, तो ये आपके कब पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कच्छ का रण, गुजरात, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है इस सब की क्या आंसर की दी गई है, जब PDF आपको मिलेगी तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कहाँ से मिलेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और ये है टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको भी आप क्या है लिंक दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, इसको भी आप क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और जिससे भी आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते क्या है वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये काफ़ी गलत है। जिस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हो रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट का इंतजार होगा हमें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना था, ठीक है।